नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। अपने इस खास शो में हम बात करेंगे इजराइल की और मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। इजराइल और उसकी बमबाजी गाजा तक अब सीमित नहीं रही है। इजरायली सेना ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों को निशाना बना लिया है। इन हमलों में करीब अब तक 200 लोगों की मौत हो गई है। कतर से लेकर यमन तक, लेबनान से लेकर सीरिया तक हर जगह इजरायली मिसाइलें बरसी और चारों ओर तबाही का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। ट्यूनीशिया और गाजा भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा के पास हमले किए, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की, सीरिया में इजरायली वायुसेना ने कई ठिकानों पर बमबाजी की, ट्यूनीशिया के तट के पास गाजा के लिए मदद ले जाने वाले जहाज पर ड्रोन अटैक किया, यमन की राजधानी सना और अल जाफर इलाके में इजरायल ने जबरदस्त हमले किए। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। अगर बात गाजा की करें तो गाजा में अब तक 400 लोग भूखमरी से और हजारों लोग मलबे में दबकर मर चुके हैं। गाजा का लगभग 75% हिस्सा इजरायल के कब्जे में है। अब इस पूरे युद्ध में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कतर पर इजरायल के हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर चले गए और इजरायली हमलों की निंदा की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के दौरान शहबाज कहने लगे, यह वक्त मुस्लिम देशों के एकजुट होने का है, मिलकर इजरायली आक्रामकता का जवाब देने का। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेदों को पीछे छोड़कर सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए ताकि वो मिलकर अपनी रक्षा कर सकें, शांति बनाए रख सकें और इस आक्रमण का सामना कर सकें। पाकिस्तान की नीयत तो सब जानते हैं कि वो बिना मतलब किसी के साथ खड़ा ही नहीं होता। ऐसे में शहबाज इस तरह का बयान देकर मुस्लिम देशों को साथ लाने का हवाला देकर उन्हें लगातार भड़का रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। अब आइए आपको मैप के जरिए बतलाते हैं और समझाते हैं कि इजराइल ने कहां कहां पर हमला किए हैं। मिडिल ईस्ट के कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर इजराइल ने हमला किए हैं। एक मैप आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहा होगा। इस मैप को गौर से देखिए। जो इजराइल ने 6 देशों पर हमला किया है, ये सभी 6 मुस्लिम देश हैं जहां पर हमला किया है। सबसे पहली बात हम करते हैं कतर की। कतर पर आखिर इजराइल ने हमला क्यों किया? क्योंकि कतर मिडिल ईस्ट का वो देश है जो लगातार मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए हमेशा आगे खड़ा होता है। दरअसल इजराइल को यह इनपुट मिला कि कतर में हमास का जो प्रमुख है वो वहां पर मौजूद था। फिर वक्त देखा न समय देखा, कतर पर इजराइल के जो ड्रोन हैं वो आ गिरे। इसमें हमास के प्रमुख का बेटा और 6 और लोगों की मौत हो गई। विश्व भर ने कतर के इस हमले की निंदा की, लेकिन इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि जिस तरह से 26/11 के बाद अमेरिका ने हमला किया था उसी तरीके से इसे जोड़कर देखना चाहिए। अब बात आप करते हैं लेबनान की। लेबनान में क्यों इजराइल ने हमला किया? दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और इन हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करने के लिए यहां पर लेबनान में इजराइल ने हमला किया। अब बात सीरिया की करते हैं। 1974 का वो दौर था जब सीरिया और इजराइल इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौता ये था कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और एक दूसरे का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका सम्मान करेंगे। ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2024 का वो वक्त आया जब असद की जो सरकार है उसका तख्ता पलट हो गया। उसके बाद सीरिया पर जिसकी हुकूमत आई वो एक समय में ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड हुआ करता था। अमेरिका ने एक समय उस पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित करके रखा था। अब चूंकि यहां पर सीरिया से इजराइल को खतरा है, इसलिए सीरिया पर हमले किए। अब यमन की बात करते हैं। यमन पर हमला क्यों किया? यह भी आपके दिमाग में सवाल दौड़ रहा होगा। यमन तो नीचे है, इस पर हमला करने की क्या जरूरत है? दरअसल यमन में हूतियों का कंट्रोल है और इन हूतियों के कंट्रोल को खत्म करने के लिए यमन पर इजराइल की तरफ से हमला किए गए हैं ताकि इसको पूरी तरीके से नियंत्रण में किया जा सके। और अब एक आखिरी यह मुल्क बचता है, यह गाजा। गाजा पर लंबे समय से इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। 75% ये जो गाजा का आप एरिया देख रहे हैं, इस पर इजराइल ने कब्जा जो है वो कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि 80,000 जो उनके सैनिक हैं वो इजराइल से गाजा में इंटर कर चुके हैं।
पूरी गाजा पर इजराइल को कब्जा करना है। 75% जो हिस्सा है वो उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आपके जहन में एक सवाल और हो रहा होगा कि भाई इन सारे मुल्कों पर हमला किया, समझ में आ रहा है, अब ये ट्यूनीशिया पर हमला क्यों कर दिया? दरअसल एक जहाज था, वो जहाज गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था और यह बात इजराइल को नागवार गुजरी। इजराइल ने साफ तौर पर कहा था कि गाजा में किसी भी तरह की राहत सामग्री विदेश से नहीं जानी चाहिए। यहां पर एक नाव पर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है और उसके बाद उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। तो 6 अलग अलग मुस्लिम जो देश हैं उन पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया, कतर, यमन, गाजा, लेबनान, सीरिया और ट्यूनीशिया। तो कुल मिलाकर 3 आतंकवादी संगठन, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, इनको खत्म करने की इजराइल ने कसम खाई है, क्योंकि इजराइल में समय समय पर ये 3 बड़े आतंकवादी संगठन जो हैं वो अक्सर हमला करते हैं और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से इन सभी संगठनों के प्रमुखों को निशाना बनाया गया। अब आप ये भी जानना और समझना चाहते होंगे कि आखिर ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें अशांति क्यों है। वो हम आपको बड़े ग्राफिक से समझाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में जो है वो इस समय अशांति का दौर कब से शुरू हुआ। दरअसल 1948 का वो दौर था जब इजराइल की पहली जो जंग थी इजराइल ने लड़ी थी। यानी मिडिल ईस्ट में जो इजराइल की एंट्री होती है वो 1948 में होती है और यहां पर पहली जो जंग है वो इजराइल की तरफ से लड़ी जाती है। मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया ने इजराइल पर लगातार उस समय था हमला किया, लेकिन अकेला लड़ा इजराइल और इस जंग में इजराइल ने जीत हासिल की और इस जंग के व्यापक परिणाम हुए। वो परिणाम क्या हुए कि गाजा पट्टी के अलावा लंबी जगह पर इजराइल ने जो है वो कब्जा कर लिया। यानी जिस गाजा को हम दिखा रहे थे टीवी स्क्रीन पर, उसके एक हिस्से पर इजराइल ने 1948 की जंग में कब्जा कर लिया। अब आते हैं 1956 की जंग पर। इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस समय बहुत ज्यादा इजराइल के ऊपर पड़ा कि मिस्र पर क्यों हमला किया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल को मिस्र से पीछे हटना पड़ा, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अंदर अंदर जो चिंगारी थी वो भड़क रही थी और 1967 में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पर इजराइल ने हमला कर दिया। 6 दिनों तक भयंकर जो है वो जंग चलती रही। 6 दिनों तक दोनों मुल्कों की सेनाएं जो थी वो आमने सामने थी। इसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। यानी इजराइल ने अपनी सत्ता को और ज्यादा बढ़ाया, अपने एरिया को और ज्यादा बढ़ाया और इजराइल की यह सबसे बड़ी जीत में से एक जीत मानी जाती है, क्योंकि वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा हो जाता है। अब 1973 में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस बार इजराइल ने नहीं किया, लेकिन जीत फिर इजराइल की होती है। अब हम आपको 1982 मिलाते हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। यानी लेबनान जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर हमला कर दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकाने इसी लेबनान में जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे थे। अब हम आते हैं 2006 के दौर में। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो जंग है वो शुरू हो गई। यानी ये जंग आर पार की जो है वो शुरू हो गई। अब इस जंग के परिणाम क्या हुए? वो 2008 से 2014 में जो गाजा का युद्ध है वो हमें देखने को मिला। हमास ने इजराइल पर कब्जा कर लिया की कोशिश की। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में बड़ा नुकसान हुआ। हमास ने यहां पर इजराइल पर कब्जा करने की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई हुई और इजराइल की जवाबी कार्रवाई में एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ। लेकिन गाजा का जो संघर्ष है वो चलता रहा। अब हम 2021 के आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, जब गाजा में जो संघर्ष था और ज्यादा तेज हुआ। हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक जो जंग है वो लगातार चली। हमास की एंट्री हो चुकी थी, प्रॉक्सी संगठन है। 2023 में हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। आपको ध्यान में होगा कि ईस्टर के मौके पर एक बड़ा हमला वहां पर किया था, कायराना हमला हमास ने किया था और इजराइल के पलटवार से हजारों जो फिलिस्तीनी थे वो मारे गए, क्योंकि उस समय की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब हम आपको 2025 दिखाते हैं, यानी इस साल इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आपको अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने की जंग ध्यान में होगी। 12 से 13 दिनों तक ये जो जंग थी वो लगातार जारी रही। बाद में दखल दिया गया, दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी जीत को क्लेम किया, लेकिन इस जंग में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।
तो इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए, फिलहाल दोनों देशों के बीच जो इस समय सीज फायर है वो चल रहा है, यानी दोनों देश जो हैं इस समय सीज फायर के मुहाने पर है। लेकिन इसी बीच एक नापाक मुल्क की एंट्री हो जाती है जो इस मिडिल ईस्ट की आग को भड़काना चाहता है, और वो नापाक मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसकी अपनी कोई नीति नहीं है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पैदा करता है और पूरे विश्व में आतंकवादियों को सप्लाई करने की एक फैक्ट्री जो है वो इस मिडिल ईस्ट में घुस गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ मोहसिन रजा खान साहब, पत्रकार पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, आपका भी बेहद स्वागत है। लेकिन पहला सवाल कर्नल शिवदान सिंह जी आपसे, पाकिस्तान की इस बीच में एंट्री होना मिडिल ईस्ट में जब तनाव चल रहा हो और यह कहना कि सभी मुस्लिम मुल्क एक साथ आ जाए, क्या पाकिस्तान यहां पर खुद को खलीफा बनने की रेस में आगे करना चाहता है क्या, या मंशा क्या है पाकिस्तान की? देखिए, हालांकि मोहसिन रजा साहब यहां पर मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 80 के दशक से पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा था, आतंकवाद को एक फैक्ट्री की तरह पैदा कर रहा था और पूरे विश्व में सप्लाई कर रहा था, उसके कारण आज पाकिस्तान पूरी तरह से खस्ता हाल में पहुंच गया है, पूरी तरह दिवालिया हो चुका है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है कैसे सरवाइव करे, क्या करे। बहुत से देशों से, अरब देशों से वो कर्जा लेता है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए और अपना करने के लिए। अब उसको ये लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका है जब अरब देशों में जाकर के अपना वो प्रभाव जमाए और लोगों को दिखाए कि वो कितना वफादार है इस्लाम का और कितना वो पूरे अरब देशों की रक्षा करना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान का और कोई उद्देश्य नहीं है। वो अपने क्राइसिस से, जो पाकिस्तान में आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, आर्थिक जो संकट वहां चल रहा है, जो एक तरह से फेल स्टेट होने के कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया, उससे बचने के लिए, अपने आर्थिक संसाधनों की जुटाने के लिए वो अरब देशों की तरफ रुख किया है। और पाकिस्तान ने पहली बार इस तरह का इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है। इससे पहले कभी पाकिस्तान इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दिए। जब गाजा में इसमें हिजबुल्लाह और हमास के हमले चल रहे थे इजराइल के ऊपर, तब पाकिस्तान ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। उससे पहले इतने युद्ध हुए हैं अरब देशों में, इस सारे देशों ने मिलकर के इजराइल पर हमला किया, तब पाकिस्तान ने कभी नहीं रोका किसी को। तो इसलिए पाकिस्तान का इस वक्त एंट्री करना ये हास्यास्पद लगता है और इस प्रकार का वो अपने मतलब के लिए एंट्री की है और उसका कोई कारण नहीं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है यूके देवनाथ जी की, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पाकिस्तान को इस बात का डर था और पाकिस्तान की आवाम के बीच में और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच में एक चर्चा थी कि इजराइल इस युद्ध में भारत का साथ दे, कहीं ना दे दे, और इजराइल इस युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ ना कूद जाए। देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों का भ्रम है कि इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत है। जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो है कि भारत एक सक्षम देश है, मजबूत देश है, हमारे इरादे बहुत क्लियर हैं। हमारा सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस एम जो है वो पाकिस्तान के बनिस्बत बहुत ही क्लियर है। हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो फिर हमें उसका छोटा छोटा टैक्टिकल लेवल पर जवाब देना है। हमने कभी यह कोशिश नहीं की कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें अपनी फौज के इस्तेमाल से। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात हो रही है, भारत ने अब एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है, पहले भी कह दिया था, दशकों से हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को भेजना बंद करे, उनको मदद देना बंद करे, तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में हमारे जो नेबरहुड है, सबसे दोस्ती करना है। हमने सार्क फॉर्मेशन किया, सार्क के सब देशों को मिलजुल के हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी मेंबर था, नेपाल है, बर्मा है, सबके साथ हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भी हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में टेम्पररी सेटबैक होते हैं। चीन के साथ हाल ही में संबंधों को अच्छा बनाने की तरफ बहुत बड़ी प्रगति हुई है। इसी तरह से पाकिस्तान,
हम पाकिस्तान की अगले 100, 200, 300 साल तक पाकिस्तान का दुश्मन नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों की जो अवाम है वो मिलकर आगे बढ़े। अगर आज पाकिस्तान के थ्रू हमें ट्रेड करने का मौका दिया जाए अफगानिस्तान तक, तो उससे पाकिस्तान की जो रेवेन्यू इंक्रीज होगी वो उनके जीडीपी को ऑटोमेटिकली 2% बढ़ा देगी। इसी तरह से पाकिस्तान को भी ट्रेड करना है बांग्लादेश के साथ। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करता है तो फिर हम लैंड रूट खोल देंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लैंड रूट से ट्रेड होने देंगे। पाकिस्तान की जीडीपी ऑटोमेटिकली 1% बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारी एक ही प्रीकंडीशन है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द जो अपने मंसूबे हैं उनको छोड़ दे। जी, ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मोहसिन रजा खान साहब, अब आप बताइए, पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो गई, क्या चल रहा है पाकिस्तान में और क्या सोच रहे हुक्मरान? देखिए, आप बहुत अच्छा किया जो हमारे फाजल कर्नेलिस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। अभी भारत ने तस्लीम कर लिया है कि उसका कितना नुकसान हुआ है, उसके कितने जहाज गिरे हैं, और ये सब कुछ भारत ने अब सरकारी तौर पे तस्लीम कर लिया। अरे मोहसिन रजा खान साहब, ये डेटा कहां से लेकर आ गए आप? हमें ये डेटा पता नहीं, आपको कैसे मिल गया? स्लीपर सेल इतने अंदर तक घुस गए क्या कि यहाँ के पत्रकारों को डेटा नहीं मिला, आपको मिल गया? आपको जल्दी मिल जाएगा, आप फिक्र न करें। आप को भी ये डेटा मिल जाएगा। आप अपनी आंखें खोलें, कान को खोलें। नहीं, हम आंखें तो खोले हुए हैं, इसीलिए हमें मिल नहीं पाया। आप आंखें बंद करके भी आपको मिल जा रहा है, यही हैरानी की बात है। तो आपको भी मिल जाएगा। आप अपने दिल से पूछें कि कितना आपको लॉस हुआ है। मैं ये कहना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान और तुर्की और चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की। आपको ये इल्म है कि अजरबैजान और तुर्की जो हैं दोनों इस्लामी मुल्क हैं और इन्होंने तमाम तर अपने रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। इससे क्या साबित हुआ कि पाकिस्तान। अच्छा मोहसिन रजा खान साहब, उसके बाद भी क्या हुआ? पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, और चीनी जो आपने इक्विपमेंट्स लिए थे वो तो चले ही नहीं, और चीन के बारे में भी तो कहा भी जाता है कि चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। वही हुआ आपके साथ। आपको जो नुकसान हुआ है और आपकी जो जहाज गिरे हैं वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों की दुआओं से भी गिरे होंगे। अगर चीन के हथियारों से नहीं गिरे, राफेल जमीन पे आ गया तो किसी मौलवी और किसी जादी का कारनामा होगा। आप क्यों है अपना आप एमको की जन्नत में रहना चाहते हैं और क्यों नहीं हक़ाइक़ को तस्लीम करते कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक बहुत बड़ी ताकत है। उसने ऑपरेशन बुनियानुल वसूल जो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की थी, उसमें भारत को ऐसा मजा दिखाया है कि सारे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखने पर। अच्छा, नुकसान मोहसिन रजा खान साहब आपका हुआ। आपके पीएम ये कहते हुए नजर आए कि हमें लगा कि भारत ने न्यूक्लियर हमला कर दिया। सब बयान आपकी तरफ से आए, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जीत आपकी हो गई। आप देखें, अगर आप अपने इस मंतरे से बाहर निकलेंगे और आप हक़ाइक़ को देखेंगे तो आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें ना, आपको समझ आएगी कि आपके साथ क्या हुआ। अरे आप ही पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ा था, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पढ़ा था, मैंने वॉशिंगटन पोस्ट को भी पढ़ा था, और सब में ये दिखाया गया और बताया गया कि नुकसान कितना पाकिस्तान को पहुंचा। बहुत पहुंचा। हाँ। आप फिक्र ना करें, बहुत पहुंचा। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन आप ये जाने कि आपको कितना नुकसान हुआ। और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन के उभरा। और अब जबकि कतर के खिलाफ इसराइल ने, ईरान के खिलाफ इसराइल की जो कार्रवाई थी, पाकिस्तान ने उसमें भरपूर ईरान का साथ दिया।
और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का उस वक्त सदर था, पाकिस्तान ने वो मामला सलामती कौंसिल ने भी उठाया। अच्छा, यहां पर इजराइल का पाकिस्तान क्या कर लेगा, क्या कर ही सकता है इजराइल का पाकिस्तान? इसराइल जो है, पहले भी इसराइल के ड्रोन के जरिए आपने पाकिस्तान में कार्रवाई की, और वो ड्रोन हमें मालूम है कि वहाँ इसराइली एजेंट जो थे चला रहे थे। और अभी भी जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, अरे आपके पूरे एंटी डिफेंस सिस्टम को हमने तहस नहस कर दिया, इजराइल के ही ड्रोन थे। हाँ, तो आपके जो तहस नहस हुआ वो आपको खबर नहीं होती ना। यही तो अफसोस की बात है कि बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा, आपको पता नहीं चलता कि आपका क्या नुकसान हुआ। और आपके जो नुकसान हुए हैं वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अरे आप छोड़िए ना, हमारे नुकसान की छोड़िए, आप ये बताइए इजराइल का क्या कर लेंगे आप लोग? देखें, इतने सारे अरब मुल्क मिलकर इजराइल का कुछ नहीं कर पाए, पाकिस्तान क्या कर लेगा? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान की केवल आग में घी डालेगा क्या मोहसिन रजा खान साहब? पाकिस्तान की इसराइल के साथ कोई शर्त नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ बहुत दूर का फैसला है। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ये फिक्र पड़ी है कि पाकिस्तान। अरे मोहसिन रजा खान साहब, आपके F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनकी चाबी तो अमेरिका के पास है, वो चाबी देगा ही नहीं तो उड़ान कैसे भरेंगे आप लोग? तो ये तो आपकी गलतफहमी है कि पाकिस्तान के पास F-16 है। अच्छा, सारी गलतफहमी मोहसिन रजा भाई मुझे ही है, पाकिस्तान को कोई गलतफहमी नहीं है। पाकिस्तान के पास JF-15 थंडर है, जो कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान जो वाहिद पाकिस्तान की एयरफोर्स है जो कि अपने जहाज खुद तैयार कर रही है, जबकि इंडिया जो है इस मामले में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। अच्छा, रोटी तैयार हो पा रही है कि नहीं पाकिस्तान में? जहाज तो तैयार कर ले रहे हैं, रोटी वोटी मिल पा रही है कि नहीं, तैयार कर ले रहे हैं कि नहीं? बहुत सारी तस्वीरें मैंने देखी थी यूट्यूब पर, और आप ही के पाकिस्तान के ही यूट्यूबर्स ने ये सारी वीडियोस अपलोड की है। आप आए ना, आपको रोटी खिलाते हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपको रोटी की क्यों इतनी चिंता हो रही है? आप आए, आपको रोटी भी खिलाएंगे, आपको बर्गर भी खिलाएंगे, आपको पिज्जा भी खिलाएंगे। आप फिक्र पाकिस्तान की आपको बहुत। अच्छा, बर्गर और पिज्जा तो अमेरिका का है, पाकिस्तान का क्या खिलाएंगे आप? जो आप खाना चाहेंगे। ठीक है, एक जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर शिवजान जी के पास आपको PL-15 खिलाएंगे, आपकी सेहत बेहतर होगी। आपके लिए आप जो कहेंगे आपके लिए हाजिर करेंगे, आप फिक्र न करेंगे। ठीक है, कर्नल शिवदान जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आऊंगा मोहसिन भाई आपके पास। साहब से मैं पूछना चाहता हूं, भारत ने पूरे विश्व को दिखाया कि किस तरह से हमने तुम्हारे 6 हवाई अड्डों को बर्बाद किया, उसके बाद 12 आतंकी ठिकानों को हमने बर्बाद किया, और आपके प्लेन्स जो गिरे उनके बारे में पूरे विश्व को पता है। पूरा विश्व कह रहा है कि पाकिस्तान के इस तरह इतने हवाई अड्डे बर्बाद हुए, और उन हवाई अड्डों को दोबारा से चालू करने के लिए आपने अपने काम भी शुरू कर दिए हैं। इस तरह का उदाहरण क्या आप भारत में बता सकते हैं? कोई हमारा हवाई अड्डा आपने बर्बाद किया, या हमारा कोई और ठिकाना या आर्थिक जो हमारे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कोई और पावर स्टेशन, किसी पर आप हमला कर पाए? तो इस तरह से आप टू द पॉइंट बताइए कि किस तरह से, कहां आपने क्या नुकसान किया भारतवर्ष में। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल के ऊपर 67 में तीनों देशों ने मिलकर के हमला किया। उस वक्त ये सोच के चले थे सब के सब कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, मगर इजराइल को नक्शे से मिटा नहीं पाए। यही 73 में किया कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, बल्कि उसके बाद उल्टे उनकी टेरिटरी जो सिनाई जो रेगिस्तान है उसको हार गए मिस्र वाले, और इस तरह से गोलन हाइट्स को हार गए सीरिया। तो इजराइल को तो ये इस्लामी देश कुछ नहीं कर पाए अरब देश, और आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी शक्ति माना जा रहा है। पाकिस्तान की कोई शक्ति नहीं है। वो अपने बलूचिस्तान में खुद वहां के जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
उसके सामने एक प्रकार से हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बार बार बीएलए पाकिस्तान की सेना पर हमला ही करती है और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसको असलियत में आइए रजा साहब, और एज ए पत्रकार वहां की सरकारों को इस बारे में सूचित करिए, जिससे पाकिस्तान सीधे रास्तों पर आए और देश की हालत सुधरे। तो आपने सुना, लेकिन मैं आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन एक सवाल यहां पर लोगों के मन में होगा कि आखिर इजराइल जो है वो अरब देशों के साथ क्यों भिड़ता है? ऐसी कौन सी वजह है कि इजराइल जो है वो अरब देशों के साथ अपनी दुश्मनी को निभाता है? इजराइल के आक्रामक ये जो रवैया है उसके पीछे की वजह क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल पुराने विवाद हैं। 1948 में जो इजराइल है उसकी स्थापना की गई, वो एक देश के रूप में इजराइल जो है 1948 में सामने आया। अरब देशों ने इजराइल को स्वीकार नहीं किया, अरब देशों ने इजराइल को कोई मान्यता नहीं दी, लेकिन अमेरिका ने दी और 1950 में भारत ने भी इजराइल को जो थी वो मान्यता दे दी। इजराइल के खिलाफ जंग लगातार जो अरब मुल्क हैं वो लगातार, या मुस्लिम कंट्रीज हैं वो लगातार इजराइल के खिलाफ उन्होंने जो जंग थी वो छेड़ी थी, शुरुआत में भी 1948 के बाद भी। तब से आज तक कई बार जो है वो संघर्ष हो चुके हैं, चाहे 1950 हो, 1964 हो, 1967 हो, 1971 हो, 1978 हो, 2001 हो। इजराइल फिलिस्तीन के बीच का ये पूरा जो विवाद है वो कभी सुलझा ही नहीं, वो इतना ज्यादा गहराता गया कि अभी तक उसका हल नहीं मिला। फिलिस्तीन का दावा है कि वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम उनका इलाका है, और यही वो इलाके हैं जिन पर इजराइल भी क्लेम करता है कि ये उनके इलाके हैं। इजराइल इन इलाकों पर कब्जा अपना जो है वो बरकरार रखना चाहता है। इजराइल की तरफ से साफ कह दिया कि हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इजराइल जो है वो बहुत छोटा सा मुल्क है, अगर वहां पर हमला होता है तो नुकसान ज्यादा होगा, इस बात को भी समझना होगा। और यही वजह है कि हमला होने से पहले इजराइल जो है वो दूसरे मुल्कों पर हमला कर देता है। चारों तरफ से दुश्मन देशों के साथ इजराइल जो है वो घिरा हुआ है, चारों तरफ उसके दुश्मन देश हैं, और इसके अलावा कई सारे जो प्रॉक्सी आतंकवादी संगठन हैं वो भी इजराइल के खिलाफ जो है वो लगातार लड़ रहे हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हैती हो, चाहे हमास हो। तो हिजबुल्लाह, हमास और ईरान से भी खतरा है। हिजबुल्लाह और हमास ये ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ हम यमन में हैती को देखते हैं, हैती भी लगातार इजराइल पर हमला करता है। इसलिए इजराइल हमला जो है वो करता है, क्योंकि इजराइल पर अगर हमला होता है तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अरब देशों और इजराइल के बीच जो विवाद है वो इसी वजह से खत्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीमा विवाद जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है। जिन इलाकों को क्लेम फिलिस्तीन के द्वारा किया जाता है उनको भी इजराइल क्लेम करता है। यूएई, बहरीन, मोरक्को से शांति समझौता जो है वो इजराइल कर चुका है। इसमें एक और नाम था सीरिया, जिसके साथ समझौता हो चुका था 1974 में। लेकिन ईरान, सीरिया, लेबनान और अब भी इजराइल के विरोधी हैं, क्योंकि सीरिया में 2024 तक, जब तक असद की सरकार रही तब तक यह समझौता चला, लेकिन 2024 के अंत में असद की सरकार जाते के साथ यह समझौता जो है वो खत्म हो गया। तो ईरान, सीरिया, लेबनान अब भी जो है वो इजराइल के विरोधी हैं, और यही वजह है कि जो मिडिल ईस्ट है वो अभी भी अशांत है। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान बने हुए हैं, कर्नल शिवदान सिंह जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी और मोहसिन रजा खान साहब। मोहसिन जी, एक सवाल बड़ा सीधा सा ये उठता है कि आखिर ये जो पूरी मिडिल ईस्ट की जंग है, जहां पर अरब मुल्क एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, वहां पाकिस्तान इनको एक साथ कैसे ला पाएगा? स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? देखिए, पाकिस्तान एक तो अरब दुनिया में शामिल नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन नॉन अरब मुल्क है। और तो अरब मुल्क इस्लामिक नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये नॉन अरब मुल्क है। हाँ, नहीं, नॉन अरब है, लेकिन आप कह रहे हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक मुल्क है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा था, आपका जो जैनी सेक्टर है वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अरब मुल्क नहीं है। और मैं नहीं कह रहा कि अरब मुल्क मुसलमान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, अफगानिस्तान ये ऐसे मुल्क है जो कि इस्लामी मुल्क है, लेकिन
ये नॉन अर्बन पोर्ट्रीज है। तो इसमें आप देखें कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में साबित की है, जो मई में हुई थी, कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद इंडिया जैसे बड़े मुल्क के खिलाफ एक जंग जीत सकता है। और अरे ये इंडिया कहां से जंग जीतने वाला ये ख्याली पुलाव कहां पका लिया आपने? और इंडिया जैसे मुल्क को कहां से ये ख्याली पुलाव आप लोग पका लेते हैं कि जंग जीत लिया? जंग जीती आपने? इंडिया को अपने अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है अरब मुल्कों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि पाकिस्तान आप देखें कि पाकिस्तान की अरबी कई अरब अरे मुल्कों ये में बताइए कि बलूचिस्तान आपके हाथ से फिसल चुका है, खैबर पख्तूनख्वा पर नियंत्रण नहीं है, सिंध आपके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, गिलगिट बलूचिस्तान भी आपके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने मुल्क को तो एक साथ कर नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं खलीफा बनूंगा, मैं पूरे इस्लामिक राष्ट्रों का चौधरी बनूंगा। सर कैसे बन पाएंगे आप लोग? मई की जंग के बाद आपकी आंखें बड़ी तेज हो गई हैं। नहीं, मेरी आंखें पहले भी अच्छी थी। आपको अपने करीब जो इंडिया के राफेल गिरे, इंडिया का नुकसान हुआ, ये आपके पैनलिस्ट को भी नहीं समझ आ रही कि क्या हुआ। असल में आप हकायक को का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, और आपको ये मालूम नहीं है कि उस जंग में अगर आपने पाकिस्तान को शिकस्त दी तो कहाँ दी। आपको खाली आपको बता दिया गया कि फला एयरपोर्ट तबाह किए गए, आप आए ना, पाकिस्तान आए, आपको उन्हीं एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे, उन्हीं एयर बेसिस पे लेके जाएंगे, उन्हीं एयर बेसिस से पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान की अहम शख्सियात वहां से सफर करती हैं। तो आपको कोई झूठी खबरें भारत का जो गोदी मीडिया है, वो अच्छा, पाकिस्तान में कौन सी मीडिया चलती है? वहां तो फिलहाल मीडिया पे सरकार का नियंत्रण है, तो मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी आपके खिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपकी स्थिति को बेहतर समझ सकता हूं कि जब सरकार ने अंकुश लगा रखा हो तो पत्रकारिता के कलम से फिर शब्द नहीं लिखे जाते हैं, वो सरकार की तारीफ ही लिखी जा सकती है। मैं इस बात को समझता हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि किस तरह से सरकार का नियंत्रण है। हमने देखा भी था कि पिछले कुछ महीने पहले कई यूट्यूबर्स को और कई सारे जर्नलिस्ट को सेना ने अगवा भी कर लिया था। अब ये भी इनकार कर दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ था, बोल दीजिए कि नहीं हुआ था। नहीं, ये सारी खबरें आपके पास होती हैं, हमें अभी तक इसका पता नहीं चला। अलबत्ता कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन वो यूट्यूबर नहीं है, एंकर्स हैं। कुछ एंकर्स जो है अफेयर किए गए हैं, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कार्रवाई जरूर हुई थी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फ्रेम सही हो गया है। यूके देवनाथ जी, अब पाकिस्तान की भूमिका पर बहुत देर से चर्चा कर रहे थे मोहसिन जी, हम और शिवदान जी। पाकिस्तान खुद को खलीफा ही यहां पर बनाना चाहता है, तुर्की खुद को खलीफा बनाना चाहता है, अरब मुल्क खुद को खलीफा मानते हैं। अब पाकिस्तान भी एक खलीफा की रेस में आगे बढ़ गया, और इस्लाम का सबसे बड़ा ये कहिए कि उपदेशक के तौर पर कि सारे इस्लामिक कंट्री को एक साथ करके हम इजराइल पर हमला कर देंगे। लेकिन क्या लगता है कि ऐसा होगा? आशीष जी, पिछले दशकों से ऐसा नहीं हुआ है। जितने मुस्लिम देश हैं या अरब मुल्क हैं या पर्शियन गल्फ मुल्क हैं, ये सब अमेरिका की शाह पर चलते हैं। अमेरिका के शाह पर आकर 1978 में मिस्र ने एक अकॉर्ड साइन किया, जिसे कहते हैं कैंप डेविड एग्रीमेंट। उसके तहत वो इजराइल के दोस्त बन गए। और इसी तरह से किंग ऑफ जॉर्डन ने, अभी जो किंग है उनके पिताजी ने 1992 में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रैंक्विलिटी एंड पीस, वो साइन कर लिया उन्होंने इजराइल के साथ। तो बहुत ही, अब जॉर्डन और इजराइल आज की तारीख में बहुत ही अभिन्न और मजबूत मित्र हैं। सऊदी अरेबिया जो है और अरब देश और मुस्लिम देश जो हैं गल्फ के, वो सब अब साइन करना चाहते हैं अमेरिका की शह पर अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के साथ। इनफैक्ट जब 7 अक्टूबर 2023 में हमला हुआ गाजा में हमास का, उस दिन
सऊदी अरब के जो डिप्लोमेट्स थे वो तेल अवीव में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि किस तरह से इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया जाए। तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि अरब मुल्क या मुस्लिम मुल्क जो कि इजराइल के ऊपर हमला कर सके। अभी ये लड़ाई जो चल रही है, असल में 2 साल से तो भयंकर युद्ध चल रहा है हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ। लेकिन आप देखिए, एक भी मुस्लिम देश, इंडोनेशिया, मलेशिया से शुरू करके वहां पर लीबिया, ट्यूनीशिया तक आप देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम देश ने अभी तक अपनी एम्बेसी को तेल अवीव में या जेरूसलम में बंद नहीं किया है। इस तरह से एक भी मुस्लिम देश या अरब देश नहीं है जिसने कि अपने यहाँ पर इजराइल की एम्बेसी को बंद करने के लिए बोला होगा। ये सारे ओआईसी के जो देश हैं, गल्फ लीग के देश हैं, इतना कच्चा तेल पैदा करते हैं, सिंबॉलिक जेस्चर कर सकते थे कि क्योंकि इजराइल हमास के ऊपर गजा में इतने भयंकर हमले कर रहा है, तो हम जो कच्चा तेल अमेरिका को बेचते हैं उसमें 1% की कटौती करेंगे, या जो कच्चा तेल ये इजराइल को देते हैं उसमें 5% की कटौती करेंगे। ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो सारे मुस्लिम देश जो हैं, अरब मुल्क हैं, वो अलग अलग दिशा में हैं। सबको सिर्फ यही चिंता है, कहीं पर प्रिंस है, कहीं पे किंग है, कहीं पे शेख है, कहीं पर शाह है, कहीं पर अमीर है। ये सब लोग सिर्फ एक ही चिंता में है कि अपनी गद्दी को कैसे बचाए रखें अमेरिका की मदद। और जहां गद्दी जाती है वहां पर फिर विद्रोह शुरू हो जाता है, फिर कभी भी वो मुल्क जो है वो रास्ते पर आ ही नहीं पाता है। शिवदान जी, एक सवाल ये भी उठता है, अभी आपने मोहसिन जी को सुना कि पाकिस्तान की प्लेयर की भूमिका जो है वो अदा करना चाहता है, लेकिन क्या आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वो पाकिस्तान से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान के पास इतने इक्विपमेंट हैं कि वो बीच में दखल दे सकता है और सीधा सीधा इजराइल से लड़ाई लेने का जोखिम ले सकता है, वो भी तब ये जानते हुए कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, वही अमेरिका जो फंड दिलवाता है? देखिए, जिस इजराइल ने ईरान जैसे देश को, जिसको पूरे अरब देशों में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसको टक्कर दी है और उसको सीज फायर के लिए बात कर दिया, उस इजराइल से पाकिस्तान किस तरह टक्कर ले सकता है, ये एक हंसी का सब्जेक्ट है। क्योंकि इजराइल एक डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री है जिसकी 8 डिफेंस सिस्टम्स पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होते हैं, और पाकिस्तान इस वक्त ऐसा देश है जो हर प्रकार से विदेशी सहायता पर निर्भर कर रहा है। वहां पर उनके लिए अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 हफ्ते का भी नहीं बचा है, तो किस तरह से वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, इसमें भी शक हो रहा है पूरी दुनिया को। और पूरे अरब देश इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा संबंध नहीं बढ़ाना चाहते, उनको पता है कि जिस भी अरब देश से संबंध बढ़ाएगा पाकिस्तान, उससे कर्जा मांगेगा। और इसका इस वक्त उद्देश्य भी यही है पाकिस्तान का कि वो मौके का फायदा उठा करके अरब देशों में इंटरफेयर करके दिखाना चाहता है कि वो कितना वफादार है इनका, और उसके बाद अपनी जो कुल मिलाकर कहें तो वफादारी साबित करने का पाकिस्तान के पास मौका है और उसी को भुनाना चाहता है। मोहसिन रजा खान साहब, आपने कर्नल शिवदान जी को सुना, वो कह रहे हैं कि वफादारी साबित करने का ये मौका है पाकिस्तान के पास। कर्नल साहब को शायद इल्म नहीं है कि पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ इससे पहले भी जंगों में हिस्सा लेता रहा है, और इसराइल और दुनिया की जंगों में पाकिस्तान ने पूरा अरब दुनिया का साथ दिया था हमेशा से। पाकिस्तान उदन के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने अपनी फौजें, पाकिस्तान की फौजें अभी भी सऊदी अरब में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की ने ईरान को भी सपोर्ट किया। अभी हाल में देखें, ईरान और अरब दुनिया के अपने तनाज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान के तमाम मुल्कों के साथ, तमाम इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, और उसी बुनियाद पे पाकिस्तान सब इस्लामी मुल्कों में बराबरी की बुनियाद पे देखा जाता है और उसकी कदर की जाती है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जब इंडिया को शिकस्त दी है तो इंडिया का जो एक मिथ थी वो तोड़ी है, और उसकी वजह से
उसकी वजह से पाकिस्तान के की कदर कीमत में इजाफा हुआ है। ठीक है और शिवदान जी, आप कुछ जवाब दे रहे थे। अभी देखिए, मैं पूछना चाहता हूं मोहसिन रजा साहब से कि हमें कब शिकस्त दी है? आपने सन 47 में हमला किया हमारे ऊपर, सन 65 में हमला किया, सन 71 में हमला किया, आपने 98 में कारगिल में हमला किया। क्या किसी लड़ाई में आप हमसे जीत पाए हैं? तो मोहसिन रजा जी जवाब दीजिएगा। यार अभी लड़ाई में जीते हैं, आपको कब जीत गए? समझ नहीं आ रही है। अरे मोहसिन जी, पता नहीं कब कब जीते आप लोग। वो जो एक गुट्टी पिलाई गई शहबाज शरीफ के द्वारा, उसी गुट्टी को पी ली है क्या कि हम जंग जीत गए, जंग जीत गए? अरे जंग कहने से थोड़ी ना जीती जाती है। नहीं, हम अमली तौर पे जीते हैं। आप जाके फ्रांस से पूछे उसके कितने जहाज गिरे हैं। ट्रंप कई दफा कह चुके हैं आपके नुकसानात के बारे में, वो बता चुके हैं। लेकिन चूंकि आप रहते डिनाइल मोड में हैं और ये भारत के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे एक ऐसे मुल्क के मुकाबले में जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम है, जिसके पास कई मिसाइल हैं, जिसके पास कई अंदरूनी मसाइल भी हैं। क्योंकि भारत के अंदर कोई दर्जन भर ऐसे मसाइल हैं, लेकिन उसमें हम इस वक्त बहस नहीं करना चाहते। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि हालिया जंग जिसमें भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान का आप मान लिए ना कि भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, आपने इस बात को स्वीकार कर लिया। शिवदान जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मोहसिन भाई? तो भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। हाँ, ये बात स्वीकार कर रहे हैं। अभी इनके मुंह से निकल गई, सच्चाई निकल गई। सच तो सच है, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। अरे आपने अभी कहा कि भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, सच्चाई है, सच्चाई निकल जाती है मोहसिन भाई। नहीं, आप ये बात सुनना, अरे मोहसिन भाई सच्चाई है, वो निकल जाती है। ये सुनना चाहते हैं, आपके जहन में ये बात पड़ी हुई है, लेकिन आपको हकीकत चूंकि नजर आ रही है, आप उसे झुटलाना चाहते हैं कि इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई है, इंडिया को आदमी सतह पे। अच्छा मोहसिन भाई ये बताइए ना कि सुबह आप लोग जब उठते हैं तो इंडिया इंडिया का नाम लेकर ही उठते हैं क्या कि ये इंडिया ने ये किया, ये इंडिया ने ये किया? हमारे यहाँ जब उठते हैं तो हम लोग राम राम कहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह कहते हैं, सिख भाई वाहे गुरु कहते हैं। आप लोग इंडिया इंडिया करके उठते हैं क्या सुबह? क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि हमें इंडिया जैसे मुल्क को जंग में शिकस्त दी है और इंडिया के जहाज गिराए हैं, राफेल 6 राफेल हमने गिराए हैं। 6 राफेल गिरा दिए। अच्छा, एक राफेल का वो इससे पहले शहबाज शरीफ जी भी क्लेम कर रहे थे, पता चला कोई वीडियो गेम का कोई एक क्लिप था जिसको उन्होंने क्लेम कर दिया था। अरे भाई, क्यों आप अपने आप को रेत में अपनी गर्दन दी हुई है और आप देखना नहीं चाहते? देखिए, आप हार चुके हैं मोहसिन भाई। आपके यहाँ जो मीडिया है वो सरकार के नियंत्रण में है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो दिखता है और हम दिखाते हैं। आप नहीं दिखाते, आप को इसीलिए लोग कहते हैं और पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया का मीडिया जो है गोदी मीडिया बन चुका है। अच्छा, पाकिस्तान का मीडिया क्या है? अच्छा, पाकिस्तान का मीडिया क्या है? आपको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह हम सच को तस्लीम करें। भाई मेरे, कभी आप साफी बन जाए, कभी आप पत्रकार बन जाए, तो आपको पता चलेगा। अरे पत्रकार तो हम हैं ही, अपने मुल्क के साथ भी खड़े हैं, लेकिन जो सच है वो तो सच है ना। सच तो आईने की तरह होता है, जो है वो दिखेगा। अभी आपने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। शिवदान जी आप कुछ कह रहे थे, आप कह लीजिए, फिर यूके देवनाथ जी आपके पास आऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि स्वतंत्र मीडिया है पाकिस्तान में, तो उसे पाकिस्तान की सरकारों के हर कदम पर क्वेश्चन उठाने चाहिए कि आप जो है जंग भारत से हारते हैं मगर बार बार फिर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, इस पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
आज पाकिस्तान में जो तंगी चल रही है खाने पीने की, हर सामान की, साजो सामान की, जिसके लिए अरब देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं, IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं और दुनिया के देशों से आप कर्जा मांग रहे हैं। आपके देश में चीन पूरी तरह से घुसा हुआ है, अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए आपको एज ए पत्रकार अपने सरकारों से सवाल उठाना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे टाइम ऐसी सरकारों की चापलूसी करते रहते हैं कि जो देश को बर्बाद कर रही है। वो मजबूरी भी है, अगर नहीं करेंगे तो उठा लिए जाएंगे। इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं। इस बात को भी समझना होगा शिवदान जी, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, मोहसिन रजा जी की भावनाओं को समझता हूं कि मुश्किल होता है जहां पर पत्रकारिता सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, वहां कुछ भी खुलकर कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इस बात को समझता हूं। यूके देवनाथ जी, एक सवाल जो पूरी देश की जनता जानना चाहती होगी कि ये जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी? क्योंकि पहले एक मुल्क, अब 6 मुल्कों के साथ सीधी टकराव, ये कहां जाकर रुकेगी? आशीष जी, ये लड़ाई उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन गजा के लोगों को अपना हक मिल जाएगा। दुनिया भर के लोग, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी कह रहा है कि गजा के लोगों को अपना एक छोटा सा मुल्क मिलना चाहिए। 2 स्टेट नेशन थ्योरी जो है अब वो थ्योरी नहीं है। इजराइल ने 1993 और 1995 में, उनके प्राइम मिनिस्टर थे इज़ाक रमीन, उन्होंने करार साइन किया हुआ है, ओस्लो एग्रीमेंट। और ओस्लो एग्रीमेंट को यूरोप के सारे देश लागू करना चाहते हैं, अमेरिका भी लागू करना चाहता है, यूनाइटेड नेशन भी लागू करना चाहता है, भारत भी ओस्लो एग्रीमेंट का समर्थन करता है। इसके तहत इजराइल के अंदर अरब लोगों को स्वायत्तता मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी कि वो अपना एक अलग देश चला सकेंगे जिसके अंदर सिर्फ उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और ये कंसिस्ट करेगा एक ऑटोनोमस गजा और ऑटोनोमस वेस्ट बैंक। ठीक है, मोहसिन रजा खान साहब, मान लेगा उस दिन वहां शांति छा जाए। आपको क्या लगता है ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? फाइनल कमेंट है। देखें, लड़ाई तो इसी सूरत में खत्म हो सकती है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि गजा के अवाम को, फलस्तीन के अवाम को एक अलग स्टेट मिल जाए और 2 स्टेट की बुनियाद पे इसका मसले का हल हो। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि भारत सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो एक ऐसे इसराइल को सपोर्ट करती है जो कि, अरे आप भारत की चिंता मत करिए, आप भारत की चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। भारत की जो कूटनीति है उसकी लोहा पूरी दुनिया मानती है, तो भारत सरकार क्या कर रही है उस पर पाकिस्तान ध्यान ना दे तो बेहतर होगा। शिवदान जी 30 सेकेंड, फिर वाइंड अप करूंगा। शिवदान जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। 30 सेकेंड, फाइनल कमेंट, फिर वाइंड अप करूंगा। देखिए, 1948 से पहले से लेकर अब तक पूरे अरब देश इजराइल को पूरे दुनिया के नक्शा से खत्म करना चाहते हैं। और इस स्थिति में यदि कोई देश इजराइल के प्रति सहानुभूति जताता, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, तो उसको आप बोलते हैं कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए जब तक आप दूसरे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ये जो द्वेष चल रहा है, जो आपके अंदर कलेश फैला हुआ है, चारों तरफ एक दूसरे दुश्मनी हो रखी है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो मेरा कहना यही है कि सबको महसूस, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, इजराइल भी अपनी जगह पर है। आप लोगों ने पूरे यहूदीज को मार के भगाया, तब इजराइल की स्थापना हुई। बिल्कुल। और अगर स्वीकार कर लिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। सभी अमन, चैन और शांति से रहते हैं। कर्नल शिवदान जी आपका, मोहसिन रजा जी आपका और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपका। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। बातचीत से पूरे मसले का हल निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तान का तो काम है कि वो आग में घी डालता है, मौके पर चौका मारने की कोशिश करता है और इसी बहाने अरब मुल्कों से कुछ पैसा मिल जाएगा, इसी ताक में पाकिस्तान है। लेकिन बाकी मुल्कों को एक साथ बैठकर समझना चाहिए कि इस मसले का हल कैसे निकालें। पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए, नहीं तो इस समस्या से निजात नहीं मिलेगी।